हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th मैथ्स का प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्नावली 1.1 निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसमें पहला सवाल है 135 और 225 को का एचसीएफ हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से हम करेंगे। यहाँ 225 135 से बड़ा है। क्या है? बड़ा है। इसलिए हम यहाँ 225 और 135 का समझिए एक तरह से भाग के ही माध्यम से हम एचसीएफ निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे आप भाग करते हैं वैसे ही यहाँ पर हम एचसीएफ निकालेंगे 135 और 225 का। तो यहाँ पर एक बार में लगेगा फ्रेंड्स, तो एक बार में लगेगा कितना बार? एक बार में लगेगा तो कितना होगा? 135। तो यहाँ पर शेषफल बचेगा 90। कितना बचेगा? 90। तो 90 से फिर 135 लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा? 1 बार में। 1 बार में लगेगा तो शेषफल कितना बचेगा? 45। फिर 45 से 90 लगाएंगे, कितना बार लगेगा? 2, शेषफल 0। कहने का अर्थ यह हुआ फ्रेंड्स कि ये जो हम बता रहे हैं इसमें जो 135 इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या होता है? भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य। बी क्या होता है? भागफल। भाजक होता है, भाजक। क्यू क्या होता है? भागफल। क्या होता है? भागफल। आर क्या होता है? शेषफल। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये 225 है। ये क्या है? 225 ये 225 भाजक है। क्या है? भाज्य बराबर भाजक। ये भाज्य है। क्या है? भाज्य। 225 क्या है? भाज्य है। यहाँ पर 135 क्या है? भाजक है। जिससे हम भाज्य में जिससे हम यहाँ पर लगाते हैं, भाग देते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। कितने बार में लगाया हूँ? एक बार में। इसलिए ये भागफल जो है वो 1 है। शेषफल कितना आया था? 90। इसलिए यहाँ पर 90 है। ठीक है फ्रेंड्स, जो अब भाज्य है, मतलब भाज्य कहते हैं, भाजक जो है वो क्या हो जाता है? भाजक जो है भाज्य में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? भाजक में। ऐसा किस में होता है? तो एचसीएफ जब हम निकालते हैं तब ऐसा होता है। और जो शेषफल है वो भाजक में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? भाजक में। तो हम एक बार में लगाए हैं तो 90, फिर शेषफल कितना बचा है? 45, फिर शेषफल क्या में बदल गया? भाजक में। इस बात को आप समझ रहे हैं? फिर 90 क्या है? जो कि पहले भाजक था वो भाज्य बन चुका है। क्या बन चुका है? भाज्य बन चुका है। इस तरह फिर 2 बार में लगाएंगे, पूरी तरह से कट जाएगा, यानी शेषफल 0। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से यहाँ पर जो 225 है ये क्या है? ये 225 क्या है? तो भाज्य है। 135 भी क्या है? भाज्य है। 90 भी क्या है? भाज्य है। 225 वाला 135 गुना 1 प्लस 90। 135 90 गुना 1, 90 क्या? तो 90 यहाँ पर है भाजक, जो कि यहाँ का शेषफल था। किसका शेषफल था? इसका शेषफल था। ठीक ठीक है, इसलिए यहाँ शेषफल क्या हुआ? 0, क्योंकि यहाँ पर भी तो 90 था ना। तो 90 जो कि क्या था? 90 क्या था? तो 90 था यहाँ पर भाज्य। भाज्य से क्या बना? भाजक। समझ रहे हैं? भाजक था। पहले क्या था? भाजक। अब भाजक कैसे था? तो जो शेषफल था वही तो इसमें भाजक बना है। इस बात को आप ध्यान देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ शेषफल 0 है। क्या है? शेषफल 0 है। इसलिए सीएफ क्या होगा? 45 होगा। क्या होगा? 45। देखिए फ्रेंड्स, जो भागफल होता है वो राइट साइड की ओर होता है, यानी दाहिने की ओर होता है। लेकिन जो एचसीएफ निकलता है वो हमेशा लेफ्ट की ओर होता है। किस ओर होता है? लेफ्ट की ओर होता है। ठीक है, चलिए इसी तरह हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ हम 3822 और 196 का हम निकालते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ 38,220 और 196 का एचसीएफ हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, इसमें 38,000 जो 220 से वो 196 से बड़ा है। ठीक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए फिर वही बात ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी का प्रयोग हम करेंगे, जो कि पहले भी किया गया है। 38,220 को हम जब फैक्टर को तोड़ेंगे, कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हम 196 से जब हम भाग देंगे तो कितना बार में लगाएंगे? सबसे पहले एक बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा? एक बार में। तो 196 घटाएंगे तो 12 में से 6 जाएगा 6, 7 17 में से 9 जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा 1। कितना बचा? 1। ठीक है, इसी तरह से फिर यहाँ से जो 2 है उसको यहाँ पर उतारेंगे, 1862। फिर कितना बार में लगा है? 9 बार में। कितना आया? 1764। फिर इसे हम घटाएंगे, 12 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा? 12 में से 4 जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर 8 होगा, ना कि 9। इस बात को आप ध्यान देंगे। यहाँ पर कितना होगा? 8, ना कि 9। 9 नहीं होगा। ठीक,
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर हम 5 बार में लगाएंगे। कितने बार में लगाएंगे? 5 बार में। तो 980 जो भी है कट जाएगा, कितना आएगा? 0। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ शेषफल कितना है? 0, क्योंकि यह पूरे 195 बार में कट चुका है। तो बोलिएगा सर आप ऐसा क्यों किए? आप तो यहाँ पर भी कुछ लगा सकते थे ना, लेकिन हमने इसे पूरा एक बार में ही काट दिया। ऐसा हम कर सकते हैं ना, लॉन्ग करके हम शॉर्ट में ही ऐसा कर सकते हैं। लॉन्ग में आपको एक बार समझा दिया गया है, आप समझ चुके होंगे, नहीं तो प्रीवियस वीडियो भी होगा, उसे आप देखकर समझ लीजिएगा, जो एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखकर बनाया गया था। ठीक है, यहाँ शेषफल कितना है? 0 है। ठीक, इसलिए 38,220 और 196 का जो CF है कितना होगा? 196 होगा। मैंने आपको समझाया फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाया है कि जो लेफ्ट साइड की ओर होता है वो HCF होता है, और जो राइट साइड की ओर होता है वो क्या होता है? भागफल होता है। इस बात को आप जरूर ध्यान दिए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर है अगला नंबर। यहाँ पर 867 और 255 का HCF निकालना है। 867 बड़ा है इसलिए यहाँ पर बड़ा का इंडिकेटर दिए हैं। ठीक है, इक्वल विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर A बराबर BQ प्लस R, A बराबर क्या होगा? तो भाज्य होगा। क्या होगा? भाज्य होगा। और ये क्या हुआ? भाज्य गुने भागफल है। क्या है? ये भाज्य गुने भागफल है। ठीक, ये क्या है? शेषफल है। ठीक, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 867 में हम भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे? तो 255 से भाग लगाएंगे। किससे लगाएंगे? 255 क्या है? तो भाजक है। ठीक, 3 बार में लगाएंगे 765, बचा कितना? 102। ठीक है फ्रेंड्स, कितना है? 255। 255 अब क्या हो जाएगा जी? भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाज्य। पहले क्या था? पहले था भाजक। ठीक है, यही तो हमें समझना है CF निकालने में। फिर कितने बार में लगेगा? 2 बार में। कितना होगा? 204। शेषफल कितना बचेगा? 51। फिर ये जो इसका जो शेषफल है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये पूरे का शेषफल इसके लिए भाजक हुआ। क्या हुआ? भाजक। लेकिन फिर अगले के लिए क्या हुआ? भाज्य बन गया। क्या बन गया? भाज्य। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ कॉमन से 102 2 बार में चला गया, क्या बचा? शेष 0 बचा। क्या बचा? 0। ठीक है, जब 867 को मैंने क्या बनाया? भाज्य बनाया। 255 क्या हुआ? भाजक। तो जानते हैं आप लोग, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य 867, भाजक 255, भागफल 3, शेषफल कितना? 102। ठीक है, इसी तरह से 255 क्या है? भाज्य है। क्या है? भाज्य है। 102 क्या है? भाजक है। 2 क्या है? भागफल है। 51 क्या है? तो शेषफल है। इसके लिए तो शेषफल ही हुआ ना, ये सारा के लिए। ठीक, फिर यहाँ पर 102 क्या है? 102 भाज्य है। 102 भाज्य है। 51 क्या है? 51 भाजक है। क्या है? भाजक है। 2 क्या है? तो 2 यहाँ पर भागफल है, और शेषफल 0। ठीक, कहने का अर्थ यह हुआ फ्रेंड्स कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। यहाँ भी ये भाज्य है, भाजक है, गुना भागफल है, शेषफल है। ठीक है, इसी तरह से ये भी। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी। चलिए यहाँ पर शेषफल क्या है? तो शेषफल 0 है। 0 है। ठीक है, इसलिए 867 और 255 का HCF कितना होगा? तो ये कॉमन होगा। जो अंत में निकला लेफ्ट साइड की ओर वो क्या है? वही तो है HCF। ठीक, चलिए अब प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। इसी तरह हमारे साथ आप वीडियो में बने रहें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब अच्छी तरह से बारीकी से समझ में आ रहा होगा। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। फ्रेंड्स, आप एक चीज़ इसमें गौर की होंगी कि जो 1 है, जो 3 है, जो 5 है, ये क्या है? ये सब के सब विषम पूर्णांक है। क्या है? तो विषम पूर्णांक है। ठीक, समझ रहे होंगे ये सब? ठीक है, के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। कहने का मतलब इसमें दिया गया नहीं, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि ये सब के सब विषम पूर्णांक है। ठीक, इक्वल विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर PQ + R, ये तो आप पढ़े ही हैं, जहाँ 0 बड़ा बराबर किससे? शेषफल से। शेषफल किससे? तो भाज्य बराबर भाजक। क्या है यहाँ पर? ये भाजक है। ठीक, क्या है? B भाजक है। ठीक, यहाँ ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक। भाज्य है तो धनात्मक पूर्णांक ही है ना। B 6 है। B मतलब भाजक क्या है? 6 रखने पर, तथा Q ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, जस्ट मैंने बोला है। शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि रखने पर किसके स्थान पर? चलिए देखते हैं।
सब शेषफल की जगह रखाएगा, ठीक। ए बराबर 6Q, फिर ए बराबर 6Q प्लस 1 2 3 4 5, क्या है सबके सब शेषफल है, क्या है, शेषफल है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ ए बराबर 6Q, ये क्या हुआ, तो भाज्य हुआ, क्या हुआ, भाज्य गुना भागफल, यही ना है। यहाँ पर भी ये भाज्य गुना भागफल, इसमें तो शेषफल नहीं था, लेकिन यहाँ पर शेषफल क्या है, 2 है, ठीक, क्या है, तो 2 शेषफल है, ठीक। यहाँ पर ए बराबर 6Q प्लस 4, क्या है, 6Q प्लस 4, यहाँ पर भी 4 क्या है, शेषफल है, ठीक। यहाँ यह 2 से विभाज्य होता है, ए बराबर 6Q प्लस 1, ए बराबर 6Q प्लस 3 और ए बराबर 6Q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है, जो कि मैंने पहले बोल चुका है कि यहाँ पर +1 +3 +5 सब के सब क्या है, विषम पूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से विभाज्य नहीं होता है। आप तो जानते हैं ना, सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य होता है, जो नहीं होता वो विषम पूर्णांक होता है, क्या होता है, विषम पूर्णांक होता है, ठीक है। इसलिए सब के सब क्या है, विषम है, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, 2 नंबर क्वेश्चन तक हम हल कर चुके हैं। चलिए इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। क्या करना है, मार्च, मार्च मतलब समझते हैं, मार्च का मतलब होता है पैदल सैनिकों को अपने लाइन के साथ बने रहना और उसके साथ आगे बढ़ते रहना, इसी को तो मार्च करना कहते हैं, ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन को आपने समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ मैं आग्रह करूंगा कि एक बार इस क्वेश्चन को स्वयं पढ़ें और आगे समझने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ अधिकतम संख्या पूछे वहाँ पर हमें CF निकालना है, चाहे वह सवाल कैसा भी हो। यदि न्यूनतम संख्या पूछे तो वहाँ पर LCM निकलता है, क्या निकलता है, LCM। यहाँ पर लेकिन अधिकतम संख्या दिया है, इसलिए हम HCF निकालेंगे, ठीक है। HCF किस विधि से निकालेंगे, युगल विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से। ये आप एग्जाम में लिखें या ना लिखें, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, पर यह भी बात सत्य है कि आप इसे ना लिखेंगे या ना बनाएंगे तो आप इसे इतनी आसानी से तो नहीं लिख पाएंगे। समझ रहे होंगे हमारे बात, ठीक है। इसलिए हमें इस विधि से बनाने के लिए इसे करना आवश्यक हो जाता है। चलिए, 32 को 6 से 16 में हम भाग देते हैं, कितना बार में लगेगा, 32 दूना तो 64 होता है, जो कि 61 से ज़्यादा है, इसलिए हम पहले एक बार में लगाएंगे 32, फिर घटा देंगे तो 29, फिर 6 लगेगा तो 296, ठीक है। 9 बार में 288, ठीक। इसी तरह शेषफल 8 बचेगा, और जो शेषफल 8 बचेगा वो किस काम का होगा, तो ये भाजक का काम करेगा, किस काम करेगा, भाजक का काम करेगा, ठीक है। 8 चौका 32, शेषफल 0, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर शेष, अब जो 616 है क्या है, 616 भाज्य है, क्या है, भाज्य है। बाकी क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, तो 32 क्या है, भाजक है, 19 क्या है, भागफल है, ये 19 भागफल ही है ना, 19 क्या है, भागफल, शेषफल क्या है, तो 8 है ना, 8। चलिए, अगली बार क्या है, अगली बार जो 32 है वो क्या है, भाज्य है, ठीक। भाजक कितना है, तो जी 8 है, कितना है, तो 8 है, ठीक, यही ना है भाजक, गुने भागफल, भागफल कितना है, 4 है, ठीक। शेषफल कितना मैं लाया हूँ, 0 लाया हूँ, ठीक। समझ गए होंगे हमारी बात को। यहाँ शेषफल 0 है, इसलिए 616 और 32 का जो HCF होगा कितना होगा, 8 होगा। मैंने आपको बार बार समझाया फ्रेंड्स कि जो लेफ्ट साइड की ओर होता है यानी बाईं ओर वो HCF होता है, ना कि राइट साइड की ओर ये क्या होता है, सब भागफल होता है, ठीक। कहने का अर्थ ये हुआ कि भाजक ही HCF का रूप धारण करता है, ठीक। ये सारे के सारे मैट्रिक एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, शायद एक आध को छोड़कर, लेकिन हम उसे भी इग्नोर नहीं करेंगे, ध्यान में रखकर ही चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। फिर से पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या m+3m+1 के रूप का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नहीं तो आप स्वयं भी एक बार पढ़ लें ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर 3 लगातार धनात्मक संख्या हम लिखते हैं, 3q 3q+1 3q+2 के रूप में डॉट डॉट लिखा जा सकता है, 3q+3 आगे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3q का होल स्क्वायर बराबर 3 गुना 3q का स्क्वायर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 3q का स्क्वायर
बराबर एम रखेंगे, क्या रखेंगे हम, एम रखेंगे। ठीक, अब ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगा आपको, मैं आग्रह करता हूँ कि आप आगे हमारे साथ बने रहें, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा अलजेब्रा का यानी बीजगणित का कंसेप्ट लगा है, जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर तो सिंगल वे में था, इसलिए यहाँ पर कुछ खास करना नहीं पड़ा, 3 गुना 3 क्यू का स्क्वायर करना पड़ा, जो कि बिल्कुल ही आसान था। ठीक, बराबर 3m। क्यों 3m हुआ आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो m है 3q का स्क्वायर के बराबर है, लेकिन यहाँ पर 3 अलग से है, इसलिए यहाँ पर 3 हुआ है m के साथ। ठीक, आप समझ चुके होंगे। चलिए अब 3q प्लस 1 के स्क्वायर पर चलते हैं। यहाँ पर 3 आप समझ में आ गया ना कि m के साथ 3 है, क्यों है, यहाँ पर 3 है इसलिए। ठीक, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के माध्यम से करेंगे। ए स्क्वायर यानी ए के स्थान पर क्या है तो 3q है, क्या है तो 3q है, 3q का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab, तो 2 तो है ही, ए मतलब 3q, बी मतलब 1। ठीक, 1 का स्क्वायर क्या बी की जगह। ठीक, आप इसको यहाँ पर आराम से फिट कर सकते हैं। ठीक, आराम से। चलिए यहाँ पर आप सावधानी से आप ध्यान में रखकर चलेंगे कि यहाँ पर 3 कहाँ से आ गया, 3q स्क्वायर क्यों हुआ, ये सब सारी चीज़ें हम देखते हुए जरूर चलेंगे। चलिए 3 गुना 3q का स्क्वायर कहाँ से आया, तो जो 3 अब कहाँ से आया इस बात को आप ध्यान दीजिए। जो 3q का होल स्क्वायर है इस बात को आप ध्यान दिए होंगे, जो इसका मान है 3 गुना 3q का स्क्वायर, वही तो यहाँ पर हुआ है ना। ठीक, प्लस 2 है, बाकी सब सिंपल है, एक का स्क्वायर एक ही होता है। फिर यहाँ पर 3 कॉमन लिया गया है, तो जब कॉमन लेते हैं तो आप जानते हैं कोई संख्या सारी से अलग हो जाती है। यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 2q, यहाँ पर जो 3q था वो निकल गया, प्लस 1 में तो कुछ है ही नहीं 3q का कंसेप्ट, इसलिए बाहर रह गया क्वेश्चन से। ठीक, चलिए इतना का मान तो आप देखा ही, 3q स्क्वायर प्लस 2q क्या होता है इसका बराबर। जाहिर सी बात है 3q स्क्वायर जब m के बराबर है तो m तो होगा ही, प्लस 2q और प्लस 1, तो 3 का तो 3 होगा, ये सारे के सारे m के बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर m हुआ, और प्लस 1 ठीक, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ, आपको अभी भी समझ में ना आया हो तो 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m ये रखा गया है, जिस तरह से यहाँ पर रखा गया था। ठीक, अब बोलिए ऐसा क्यों किए हैं, चलिए आप देख सकते हैं 3q स्क्वायर प्लस 2, समझ रहे हैं हमारी बातों को। ठीक है, चलिए 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी करना है, एकदम सेम जैसे मैंने ऊपर किया है, कोई इशू नहीं होगा आपको। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर भी सेम इस तरह से किया गया है। फिर यहाँ पर 3 को कॉमन लिया गया है, 3q स्क्वायर प्लस 4q, 4q कहाँ से आया होगा आप समझ सकते हैं, यहाँ पर 4 देख लीजिए, 3 इंटू 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab मतलब कि 2 दूनी 4। ठीक, फिर दो हो गया 3q का 3q, और फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर है। ठीक, मैंने शुरू में सोचा डायरेक्ट समझा देता हूँ, यहाँ पर आप लोग गौर कर सकते हैं। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर ये सारे का मान आपको एग्जाम में जो इतना समझ में ना आए तो इतना लिख के आप समझ आइए, ये सब m के बराबर होता है, इसलिए 3m प्लस 1। ठीक, आप जब भी लाएँ ऐसा कैलकुलेशन सीधे यहाँ पर m मान लें, क्या मान लें m। ठीक, वही वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, m के फॉर्म में है। ठीक, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m तथा 3m प्लस 1 का रुका होता है। आ गया, चलिए ठीक है। इक्वलिटी विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक, एकदम सेम इसके पिछले वाले सवाल की तरह है, बना सकते हैं आप। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, इक्वलिटी विभाजन प्रमेय के आधार पर 3 लगातार धनात्मक संख्याएं 9q प्लस 1 9q प्लस 2 4 रहता तो प्लस 3 भी कर देते आगे, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, लेकिन इस सवाल को आप ध्यान से पढ़िए, घनात्मक बोला है, क्या बोला है घनात्मक बोला है। ठीक है ना, तो जब घनात्मक बोला है तो यहाँ पर तो हमें घन करना पड़ेगा ना। ये जो पावर मैंने 3 लिया है ये मैंने जानबूझकर नहीं लिया, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, इसलिए मैंने इससे घन किया है। इसके पिछले वाले सवाल में भी देखिएगा तो कुछ इस तरह का ही था, क्या था पढ़ के देख सकते हैं आप, धनात्मक था, क्या था धनात्मक था। ठीक, घनात्मक पूर्णांक का वर्ग था, क्या था वर्ग। ठीक ना, इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर किया था, अपने मन से नहीं किया था। ठीक ना, अब तो आप क्लियर हो गया होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर जाएगा, जो बिल्कुल नहीं जाएगा, बात को आप ध्यान दीजिए और पूरा वीडियो देखिए, तब आपको पूरी तरह समझ में आएगा। हो सकता है कोई चीज़ें पीछे छूट जाती हो, मैं उसे बाद में बताता हूँ, ऐसा होता है। ठीक, इसलिए घनात्मक रूप में है, इसलिए मैंने यहाँ पर माना कि x कोई घनात्मक पूर्णांक है। इक्वलिटी विभाजन प्रमेय का आधार से ये सब हो ही गया। यहाँ पर क्यों बता ही दिया कि क्यों आया पावर में 3, क्योंकि यहाँ घन है। ठीक,
तो 9q गुना 9q गुना 9q, क्यों? क्योंकि घन का तो यही कंसेप्ट होता है ना, किसी भी संख्या को 3 बार लगातार गुना करें तो पावर में 3 हो जाता है। ठीक, 9 गुना 81q स्क्वायर बराबर 9m। ठीक, अब क्यों है 9m? पिछली बार की तरह 81q स्क्वायर बराबर m रखने पर। ठीक, चूंकि a प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। ठीक, ये सब के सब हम सीरियल वे में रख देंगे। 9q प्लस 1 का क्यू निकाल देंगे। 9q का क्यू कितना होगा, 9 गुना 81 का क्यू, क्यू, अरे ये भी तो क्यू है ना, अब क्या करें, ऐसा लेटर ही दिया है। 3 गुना 9q का स्क्वायर गुना 3 कहाँ से आया, 3 स्क्वायर भी इसमें से। ठीक, ए स्क्वायर, ए मतलब क्या हुआ, 9q का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर 9q का स्क्वायर है ना, चलिए ठीक है, 3 है 9q का स्क्वायर गुना एक का क्यू कितना होगा, एक ही ना होगा, चलिए ठीक है, प्लस 3 फिर आया, कहाँ से 3 आया, चलिए 3 आया ए बी स्क्वायर में से। ठीक, इसी तरह से ए बी स्क्वायर, तो ए के स्थान पर क्या है, 9q है, 9q है ना, बी का स्क्वायर पर क्या है, एक है ना, एक का स्क्वायर प्लस बी का क्यू यानी एक का क्यू। ठीक, 9q का क्यू कितना हुआ, 9 गुना 81 क्यू का क्यू, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी एक मिनट थोड़ा सा देखने दीजिए। हाँ, 9 के क्यू को बारीकी से तोड़ने के लिए ऐसा किया गया, ऐसा हम 729 क्यू का क्यू भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें आपको समझाने के लिए ऐसा किया है। ठीक, यहाँ पर भी वही सब चीज़ें हैं। 9 का कितना होगा, 9 गुना 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q, एक मिनट, ठीक है, बारीकी से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और यहाँ पर भी तो कहिएगा सर यहाँ पर ऐसा 27 क्यों आ गया इस तरह से, तो यहाँ पर भी कॉमन लिया गया है 9 का, तभी तो 81 क्यू का क्यू रह गया, यहाँ पर 27 क्यू स्क्वायर रह गया, क्यों? क्योंकि ये भी 9 बाहर निकल गया। ठीक है ना, कॉमन लेने पर इसमें भी ये भी 9 बाहर निकल गया, तो सिर्फ 3q बचा रह गया प्लस 1 रह गया ब्रैकेट के बाहर। ठीक, ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, उम्मीद करता हूँ आप ये सारी चीज़ समझ रहे होंगे, वो भी आसानी से। यहाँ पर 81 क्यू आपको तो मैंने पहले समझा ही दिया है, ये जो भी बीच में आई से आप इस तरह सवाल में सीधे यह मान लें 9 को छोड़कर। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे आप यहाँ पर मान लीजिए, ये यहाँ पर माना भी गया है 81 क्यू, एकदम सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ें यह माना गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम सेम फॉर्मूला है। ये सवाल उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है इसके पिछले बार की तरह, पर आप इसे देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें मैंने 2 बार समझा चुका हूँ, कृपया कर आप इसे देख लें। ठीक है, और अंत में जब आए तो आप इसे यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था, ये सब के सब ये मान लेना है आपको, ये मैंने आपने माना भी होगा, तो एम जब माना जाएगा तो 9 का एम से गुना होगा, तो 9m होगा प्लस 8 जो ब्रैकेट के बाहर है वो तो रहेगा ही। ठीक है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहला चैप्टर हमने आपके सफल प्रयासों से समाप्त हुआ और इसे आप समझने की कोशिश किए होंगे और समझ में भी आया होगा। चलिए इसी तरह हम 1.2 देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कहने का अर्थ सीधा सीधी है कि आप इसका गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड निकालने के लिए आप जानते हैं सबसे पहले 2 से लगाया जाता है, 2 से 70 बार में है, फिर 2 35 बार में से 7 से 5 से 5 7 35 फिर 7 से 7 कम 7। ठीक है, ठीक है, चलिए 140 का गुणनखंड कितना हुआ, तो जितना फैक्टर आया सबको गुना कर देना है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर गुना 5 गुने 7। ठीक है, गुना करके कितना आएगा, तो जितना है उतना ही आएगा, गुणनखंड का सिंपल अर्थ होता है। ठीक, कह रहा भी है सवाल में अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, मतलब आप समझ रहे हैं 2 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, 5 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, समझ गए होंगे आप। 156 का निकालेंगे फैक्टर, यहाँ पर भी देख लीजिए 2 से निकाला गया 3 फिर 13, सब के सब अभाज्य संख्या क्या है, सारी की सारी अभाज्य संख्या का गुणनफल है। आराम से कर दीजिए, 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13 गुना कीजिएगा तो 156 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप इसका भी निकाल लीजिए, 3825 है, इसका आप निकाल सकते हैं। देख लीजिए सारा का सारा अभाज्य गुणनखंड, क्यों है ऐसा, क्योंकि सवाल में ही दिया गया है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, अपने मन से मैंने नहीं किया है, और निकालने पर भी ऐसा हो रहा है, ये नहीं कि सोच समझ के निकालना, नहीं, आप निकालिए अपने मन से, सीरियल वाइज निकालिए, ऐसा ही आएगा, इसलिए इस तरह का सवाल दिया गया। ठीक, ये नहीं कि बहुत सोच समझ कर करना है कि सर अभाज्य गुणनखंड है तो अभाज्य संख्या से सिर्फ लगाना पड़ेगा क्या, अरे शुरू से ही तो लगाया हूँ मैं, कौन सा अभाज्य संख्या चुना हूँ, लेकिन सबके सब अभाज्य संख्या ही आया है। ठीक है, इसी तरह से 500 यानी 5005 है, 5005 का भी निकालेंगे। देखिए 5 7 11 13 इस तरह का ऐसा संख्या ही दिया जाता है एग्जाम में, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो अभाज्य संख्या निकालने में, आप अभाज्य संख्या का फैक्टर आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, 5 7 11 13 क्या है, सबके सब अभाज्य संख्या है। ठीक, और सबको गुणा कीजिएगा इतना ही आएगा,
मतलब सिर्फ गुणनखंड का गुना करने के लिए कहा है। कितना आसान सा सवाल है। ये भी वही बात है, आना हो तो ये हमारी तरफ से एस डब्ल्यू रह जाएगा, आप स्वयं से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, आप इसे बनाएंगे, मेरी तरफ से एस डब्ल्यू है, ताकि आपका प्रैक्टिस भी जारी रहे और आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए था, इसकी जांच कीजिए कि वो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। क्या कहा है जांच करने के लिए? 26 और 91, 26 बराबर कितना है? 2 गुने 13, क्या है इसका? फैक्टराइजेशन है, यानी कि गुणनखंड है। आप तोड़े हैं तो पता चल गया होगा। 91 क्या है? 7 गुने 13 का फैक्टराइजेशन। ठीक फ्रेंड्स, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि जो आपको सवाल शुरुआती में समझ में ना रहा होगा, कुछ स्टेप आप रुक जाइए, हो सकता है उस सवाल का सोल्यूशन भी आपको आने वाले सवालों के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए एचसीएफ क्या होगा, आपको तो मैंने बता ही रखा है कि जो लेफ्ट साइड की ओर होता है वही तो एचसीएफ होता है ना, 13, इसमें भी तो वही बात है। ठीक, 13, लेकिन एलसीएम की क्या बात है? एलसीएम का बात और एचसीएफ का एक फैक्टर और पकड़ने के लिए आपको बताता हूँ। ये तो एक तरीका हुआ ना, एक तरीका और, जो दोनों में कॉमन हो मूल रूप से, उसे ही हम क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। ठीक, जो दोनों में कॉमन हो, 13 दोनों में कॉमन है ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्या 2 और 7 भी है? जी नहीं है। इस तरह से एचसीएफ हमें 13 हुआ। ठीक, आप कहेगा एलसीएम में ऐसा क्या चक्कर है? एलसीएम में कोई चक्कर नहीं है, सीधा सीधी है। यदि जो मिल रहा है, कहने का अर्थ यहाँ पर जब 2 होता है तो 2 गुना 2 का स्क्वायर, तब हम एक ही फैक्टर लेते हैं। जब 2 2 हो तब भी, या 3 रहता संख्या तो 3 में भी, तो हम सिर्फ एक ही 2 लेते हैं। ठीक, लेकिन जब संख्याएं अलग अलग हो तो हम सब गुना कर देंगे। जैसे कि 13 यहाँ पर 2 ठो है। ठीक, तो हमने 13 क्या एक ही को लिया, 2 ठो थोड़े लिया। फिर यहाँ पर 2 है, 2 है, 7 है, 7 है। ठीक, समझ गए हमारी बात को आप, एलसीएम निकालने का तरीका। ठीक, नहीं समझ में आ रहा हो वीडियो को पॉज करके देखें। ठीक है फ्रेंड्स, एचसीएफ 13, एलसीएम भी निकल गया, एलसीएम गुना एचसीएफ, एचसीएफ 13 है, कितना है? 13 है। एलसीएम कितना है? 182 है, गुना कर दिए 2366 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। दोनों संख्याओं का गुणनफल 26 गुना 91 है। बोले संख्याएँ कौन सा है? अरे जो संख्याएँ का हमने फैक्टर निकाला है 26 और 91, यहाँ पर भी तो है, आराम से दोनों का गुना करना है, यही तो संख्याएँ हैं ना। चलिए, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल आ गया है। चलिए, इसी तरह से अगला सवाल है 510 और 92 का। 510 का फैक्टर मैंने निकाल लिया, 2 3 5 17, सारा सारा आवाज है। ठीक, अब संख्या है, ये भी वही बात है, निकाल लीजिएगा, ये आप आसानी से निकाल सकते हैं जिस तरह से आप लघुत्तम निकालते हैं। 510 का 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, क्या है? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब 92 का है 2 गुने 2 गुने 23। इसका मतलब साफ है, आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो इसका एचसीएफ कितना होगा? जो कॉमन हो रहा है, कितना हो रहा है? 2। ठीक, एचसीएफ और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना होगा? तो 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 23 गुने 17 आएगा। ठीक, नहीं तो आप देख सकते हैं, आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, एलसीएम बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुना 17। ठीक है, 23,460 आ गया ना, मैंने गलत नहीं ना बोला था? ठीक है, एचसीएफ 2 है, मेरा तरीका याद रखें, आपको हमेशा काम आएगा। एचसीएफ कौन? जो दोनों में कॉमन आ जाए। ठीक, कौन? जो दोनों में कॉमन आ जाए, उसी को एचसीएफ कहते हैं। और एलसीएम किसे कहते हैं? तो एलसीएम उसे कहेंगे जो कॉमन आने पर एक संख्या हो, यानी 2 है तो यहाँ पर एक ही आएगा 2। ठीक, बाकी जो सिंगल सिंगल डिजिट है उसे हम बारी से गुना कर देंगे। ठीक, आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ बराबर 2 तो आ ही गया था, इतना गुना करने पर एचसीएफ गुना एलसीएम कीजिएगा, 2 गुने 23,460 तो 46,920। ठीक है, गुना करने पर आसानी से आ गया है। ठीक, आप ये देख सकते हैं, दोनों संख्याओं गुणनफल, संख्याएं कौन जिसका फैक्टर निकाला गया है, आप आसानी से देख सकते हैं। 510 और 92 है, गुना कर दीजिएगा 46,920। ठीक है, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये एक थ्योरम होता है, आप इसे याद कर लीजिएगा, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। कोई एक दे देगा और आपसे पूछ बैठेगा, एचसीएफ दे देगा आपसे, एलसीएम दे देगा, दोनों संख्या में से एक संख्या दे देगा और एक संख्या दूसरी संख्या पूछ देगा आपसे, ऐसा होता है। ठीक है, ये चैप्टर का यही वैल्यू है। ठीक, इसलिए इसे ध्यान में जरूर रखें। 336 और 54, 336 और 54 का फैक्टर निकालेंगे, 336 का भी इसी तरह से सारा के सारा निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसी तरह जिस तरह मैंने पिछले सवालों को बताया है आप आसानी से कर सकते हैं। और एचसीएफ क्या आएगा? तो एचसीएफ को मैंने पकड़ने का तरीका आपको बता ही दिया है, जो कॉमन है उसे लें, और एक ही 3 इसमें कॉमन है और एक 3 ले लेंगे, हो गया एचसीएफ।
और बाकी की बात करें तो जो कॉमन लिया गया है उसका एक एक फैक्टर लेंगे और बाकी सारे संख्याओं को हम गुना कर देंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रही होगी ये सारी चीज़ें। और एचसीएफ गुना एचसीएफ, तो एचसीएफ तो 6 है ही, और एलसीएम 3024 से गुना कर दीजिए 18144 आ जाएगा। ठीक है, दोनों संख्याओं को गुणनफल, तो संख्याएं कौन, जिसका फैक्टर निकाला गया, फैक्टर किसका निकाला गया, 336 और 54 का। ठीक, तो कितना आएगा 18144। एचसीएफ बराबर एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। हाँ, इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक, बिल्कुल सही। ऐसा नहीं कि गुना करके सब बराबर आ गया है और मैंने आपको बराबर कर दिया जी, नहीं, सबका अलग अलग आया है, इसलिए इस बातों को ध्यान देंगे आप। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब कि सबका फैक्टर निकाल लीजिए, 12 का फैक्टर, तो 2 गुने 2 गुने 3, 15 का 3 गुने 5, 3 गुना 7, बिना फैक्टर निकाले भी, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप बिना लघुत्तम निकाले ही आप इसे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सारे अभाज्य संख्या हैं। 17 गुना 1, 23 गुना 1, 29 गुना 1। एचसीएफ क्या आएगा, जो कॉमन है, कॉमन क्या है तो एक ही है, तो एक एचसीएफ आएगा। ठीक, यहाँ पर क्या आएगा, तो 3 सब में कॉमन है इसलिए 3 होगा। एलसीएम क्या आएगा, जो कॉमन है उसको एक ही लेना है, यानी 3 को 3 है तो इसका मतलब एक ही 3 लेना है, बाकी सारी संख्याओं को गुना कर देना है, आ जाएगा। राइट, यहाँ पर भी सेम बात है। ठीक, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह 8, 9 और 25 का है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये भी बना सकते हैं खुद से, ये आप खुद से बना दीजिएगा, ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ। ठीक, SW इतना समझोगे तो इसे आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने आपको कहा था एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, ये एक थ्योरम है, इसे आपको याद करना ही पड़ेगा यदि आप 10th क्लास के पक्के विद्यार्थी हैं तो। राइट, यहाँ पर हमें एचसीएफ इतना संख्याओं का 306 857 का एचसीएफ दिया है, एलसीएम ये दोनों संख्याओं का निकालना है, यानी दोनों संख्या भी दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा, तो एचसीएफ इधर गुना में है, इधर भागा में चल जाएगा, यानी कि साइड चेंज करेगा, साइन भी चेंज कर लेगा। ठीक है, तो एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। तो संख्या कितना है, तो 306 657 इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। ठीक, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ भी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ठीक, ठीक है फ्रेंड्स, तो 9 से काट देंगे, कितना बार में कटेगा, चलिए काट के देखते हैं। 9 से 9 सते 63, कितना बचेगा, 2, 9 तिया 27, 73, गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, इसे भी काट सकते हैं चाहे तो आप, 9 तिया 27। ठीक, आपकी मर्जी, आप चाहें तो इसे ही काट दीजिए, 9 तिया 27, 3 9 चौका 36, गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हल, हल यानी हल तो करना ही है ना, 6 पर पावर n अंक। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, सवाल है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। फ्रेंड्स, 0 पर तभी समाप्त होगी क्योंकि जो 5 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंत में जो अंक होता है किसी भी संख्या का 0 या 5 हो तो वो 5 से विभाज्य होता है, इसलिए यह 5 को फॉलो करेगी। ठीक, 6n किसी, यहाँ पर देख सकते हैं आप, 6 पर पावर n बराबर 3 गुने 2 पर पावर n। कहने का सीधा सा अर्थ है 6 का मैन्युफैक्चर थोड़ा है, 3 गुना 2 जो कि दोनों ही अभाज्य हैं पर पावर n, तो n का दोनों पर सेम अधिकार होगा, यानी 3 पर पावर भी n होगा, 2 पर पावर भी n होगा। ठीक, 6n किसी n के लिए शून्य अंक के साथ समाप्त होती है तब यह 5 से भाज्य होगी। मैंने आपको समझाया ना फ्रेंड्स कि जब अंत में 0 हो या 5 हो, लेकिन यहाँ बात सिर्फ 0 की कही गई है, इसलिए हम 0 को ही ध्यान में रखेंगे, लेकिन इसे आप समझ लेंगे तो भी बहुत है। हो सकता है अगली बार सवाल में 0 ना देकर 5 दे दे तो क्या होगा, इसलिए। ठीक है, 5 से भाज्य होगी। 6 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड में 5 हो जो कि संभव नहीं है। 6 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से 6 पावर n से 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 6 तो नहीं है फ्रेंड्स, ये 0 जो मैंने बताया वो 5, 0 या 5 वो 5 का फैक्टर होता है, ना कि 6 का होता है। यहाँ पर 6 पर पावर n यानी 6 का पूछा गया था। ठीक है, इसलिए 6 पर पावर n में 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि अंत में ना तो 0 है और ना ही 5 है, इसलिए 5 का तो अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः 6 पर पावर n के अंत में शून्य नहीं आ सकता है। मैंने आपको कहा ना फ्रेंड्स कि जब 0 अंत में होगा तो वो 5 से कटेगा, ना कि 6 से। यहाँ पर तो 6 पर पावर n के अंत में शून्य नहीं आ सकता है, क्योंकि जो शून्य आएगा तो 5 का होगा, ना कि 6 का। ठीक, ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे सारी बातों को। आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, और उम्मीद है इससे हमें भी सपोर्ट मिलता है।
और हम आपके लिए आगे आने वाले वीडियो पर जरूर विचार करेंगे। व्याख्या कीजिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? अब भाज्य संख्याएं क्यों है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, 13 कॉमन लिया जाएगा। कॉमन किस लिए? कॉमन इसलिए क्योंकि इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है। ठीक है, आप देख चुके हैं, इसलिए मैंने 13 कॉमन लिया, इसलिए 7 गुने 11 प्लस 1। ठीक, यहाँ पर मैंने 5 कॉमन लिया। 5 क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी जो संख्या, क्योंकि गुना की जो संख्या होती है, गुना में जो भी होता है वह से एक संख्या कराती है, इसलिए यहाँ पर से केवल 7, यहाँ पर केवल 5 कॉमन है, क्योंकि 5 यहाँ भी है। ठीक, शेषफल में भी, इसलिए हमने यहाँ 5 कॉमन लिया है। ठीक, क्या कॉमन लिया है? 5, और बाकी सारी संख्याएं सेम होगी। और जब कॉमन लिया है तो यहाँ पर क्या बचा? तो 1। यहाँ पर भी जब मैंने 13 कॉमन लिया तो शेषफल में जो प्लस 13 था इसकी जगह क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, अब इन सारे लोगों को आप गुना कर दीजिए, आराम से आ जाएगा। ठीक, और जो दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड तो है ही, आप दिख गया होगा आपको, क्योंकि अंत में 9 है तो भाज्य तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 4 6 8 होता तो ही ये 2 से कटता और भाज्य संख्याएं होता। समझ रहे हैं आप? यह अभाज्य गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक, 13 गुने 78, 13 गुने 78 का फैक्टर कर दीजिए, 13 छक्का 78 यानी 2 3 6 और 13 छक्का 78। ठीक, यहाँ पर कर दीजिए 13 का 13 गुना 13, 13 का स्क्वायर। यहाँ 2 या 2 से अधिक का भाज्य गुणनखंड है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक का आता है, यह भाज्य संख्या है। यानी इस कहने का अर्थ यह हुआ दोस्तों कि भाज्य संख्या का एक परिभाषा यह भी है, क्या है? 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो तो वह भी भाज्य संख्या कहलाती है। इस बात को आप नोट कर लें, यह सवाल आपसे किसी भी माध्यम से पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब 2 या 2 से अधिक भाज्य गुणनखंड हो तो यह भाज्य संख्या होती है। ठीक, गुणनखंड अभाज्य कहाँ है? आप तो देख ही रहा होगा, 13 भी है, 2 भी है, 3 भी है, सब के सब तो अभाज्य संख्या ही है ना, इसलिए तो अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 या 2 से अधिक। ठीक, कह रहा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार फर्श है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? सवाल को आप खुद भी एक बार पढ़ लीजिएगा, बेहतर होगा। ऐसे सवालों में हम एलसीएम निकालेंगे। अब क्यों निकालेंगे? अधिकतम तो बोला नहीं है, अधिकतम बोलता सीधा एचसीएफ निकलता है, इसलिए यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे 18 और 12 का। ठीक है, और चलिए यहाँ पर निकालते हैं 18 और 12 का एलसीएम। तो 18 का एलसीएम, 18 का फैक्टर छोड़ दीजिए, आसान है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसके लिए एलसीएम निकालें। 2 3 6, 6 3 18, 12 का भी 2 दूनी 4, 3 12। आप जानते हैं एलसीएम निकालने का तरीका, कॉमन ले लें, कॉमन में 1 होगा, बाकी सबको यहाँ पर भी कॉमन है, यानी 2 गुना 3 और 3 गुने 2। ठीक, यानी जो कॉमन है उसका हम 1 ही लेंगे, एकक लेंगे, बाकी जो है उसको सिंपल वे में हम कर देंगे। ठीक, एलसीएम आया गुना कर 36। ठीक है, अतः सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। राइट, ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और उम्मीद करेंगे कि अगली बार हम वीडियो में वास्तविक संख्या का 1.3 और 1.4 सॉल्यूशन करेंगे। आपका प्यार हमें मिलता रहे और ऐसे ही वीडियो हम आगे लाते रहेंगे आपके लिए। प्लीज़ आपसे आग्रह है, यदि आपको हमारे सवाल और इसके सॉल्यूशन आपको अच्छे लगें तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्हें सेंड करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।